नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। देखिए, आज हम बात करेंगे आरजेडी की, मतलब राष्ट्रीय जनता दल की, लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की, और बिहार की सियासत की। बिहार में आप देख ही रहे हैं कि सरकार हिलती डुलती नजर आ रही है। जो चर्चाएं हैं, अफवाह हैं कि नीतीश कुमार का मन जो है वो कंफ्यूज्ड है, वे परिवर्तन कर सकते हैं। और देश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो फिजा बन रही है वह वोटों के ध्रुवीकरण को तय कर रहा है। व्यापक हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो रहा है। भगवान और मंदिर को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है और जनता इसके करीब है। लेकिन जब हम आरजेडी की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की, तो ऐसा लगता है कि इस पार्टी में कोई अनुशासन है ही नहीं और यहां कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है। और इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार के साथ रिश्ते भी खराब हुए। अब इस रिश्ते जो खराब हुए हैं कि परिणति क्या होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, दूसरी मंत्री अनीता देवी, बयान बहादुर विधायक फतेह बहादुर मंदिरों पर और भगवान पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें देश में जो चल रहा है, वोटरों को जो प्रभावित कर रहा है, उससे कोई वास्ता नहीं रह गया है। देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, और वे लगातार भगवान और मंदिर के बारे में कह रहे हैं कि जो ये मंदिर है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है और भगवान के लिए ये जो मंदिर निर्धारित किए गए हैं वह निश्चित रूप से शोषण का स्थान है। चंद्रशेखर जी, पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हैं। मुझे यह भी पता है, आज हमने अखबारों में भी देखा कि आप जिन मंदिरों को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, शोषण का स्थल बता रहे हैं, उन मंदिरों में जाकर पूजा आप भी करते हैं। दुर्गा पूजा के वक्त मां दुर्गा की प्रार्थना की तस्वीरें आपने स्वयं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। आप जैसे नेताओं के बयान, मैंने क्यों कहा कि अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं दिखती है, बरबोलापन, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लालू की नेताओं ने पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले ली है। देखिए, बात क्या है। आपने कहा मानसिक गुलामी का प्रतीक, और आपने कहा शोषण का स्थल। रामलला पधारने वाले हैं 22 जनवरी को। चंद्रशेखर जी, आप लगातार हिंदुओं के मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। क्या आपके भीतर इतनी हिम्मत है, चाहे आप हों, चाहे फतेह बहादुर हों, चाहे अनीता देवी हों, कि वो मस्जिदों पर कोई टीका टिप्पणी कर दें? नहीं कर सकते। आप में हिम्मत है ही नहीं। आप सिर्फ मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं जहां बहुसंख्यक हिंदू जाते हैं। देखिए, मंदिर और भगवान आस्था के विषय हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इस आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार आपको कहां से मिल जाता है? 2014-2019 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वे मंदिर किस तरीके से उन्होंने कायाकल्प किया काशी विश्वनाथ का, अब अयोध्या का, महाकाल का। और आप ये नहीं कह सकते कि इससे जनता प्रभावित नहीं हुई है। दरअसल समस्या ये है कि आप और आपकी पार्टी आरजेडी मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू मंदिरों पर इतनी बातें बोलती हैं कि पूछिए मत। आपको यह डर लगने लगता है कि यदि हम मंदिरों के बारे में नहीं बोले, मस्जिद के बारे में तो बोलना नहीं है, तो कहीं ओवैसी की पार्टी बिहार में खेल न बिगाड़ दे।
लेकिन क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर, फतेह बहादुर, अनीता देवी, आपको यह पता नहीं है कि जो आपके वोटर हैं वो भी मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं? और तो और छोड़िए, यदि आप कह रहे हैं भगवान, मंदिर ये मानसिक गुलामी के प्रतीक हैं, तो चंद्रशेखर जी क्या भूल गए? बहुत दिनों की बात नहीं है। अभी 2023 के अंतिम महीने में ही आपके नेता लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राजश्री, सभी लोग तिरुपति मंदिर का दर्शन करने को गए थे। तो आपकी पार्टी का स्टैंड यह है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, वह शोषण का अड्डा है। तो फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तिरुपति क्यों गए? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने तो मुंडन भी कराया, जो वहां का रीति रिवाज है। क्या आप कह सकते हैं ये भी गुलामी के वाहक हैं? नहीं कह सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप अन्य मंदिरों के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि लालू राबड़ी आवास में भी पूजा का एक स्थल निर्धारित है? वहां रोज आरती होती है, घंटी बजती है, प्रसाद बंटता है। तो आप मुसलमानों के वोट की प्राप्ति के लिए हिंदुओं को इस कदर टारगेट करेंगे। समस्या यह है आपकी पार्टी में कि आपको मुद्दे तलाशने नहीं आते, आपको लड़ना नहीं आता है। और आप जो कह रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या आपको रोका नहीं जा रहा है? शक्ति सिंह यादव, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, ने कहा हमें किसी भी धर्म की आस्था पर चोट नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, वे भी कह रहे हैं यदि आप कह रहे हैं भगवान और मंदिर गुलामी के प्रतीक हैं, शोषण के स्थल हैं, तो तेज प्रताप यादव को कह देंगे कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद कर दें। नहीं कह सकते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि आपको उन वोटरों के वोट की जरूरत नहीं है जो मंदिर जाते हैं? क्या इन वोटरों के बगैर आप कोई चुनाव जीत भी सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। और आपको याद करना चाहिए 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव आ गया है। 2019 याद है ना? बिहार में आपकी पार्टी आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी। 40 सीटों में से किसी भी एक सीट पर सफलता नहीं मिली थी। महागठबंधन का एक उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से अकेले जीते थे। किशनगंज में क्यों जीते यह भी आपको समझ है। और अगर इतनी ही ताकत आपके भीतर थी तो आपने 2019 के चुनाव में मधेपुरा में आरजेडी के प्रत्याशी को जीत क्यों नहीं दिला दी थी? आप स्वयं विधायक हैं, क्यों नहीं दिला दी थी मधेपुरा में? मधेपुरा कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। लेकिन 2019 के चुनाव में आपके उम्मीदवार लालू यादव, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार शरद यादव को मधेपुरा के लोगों ने पसंद नहीं किया था। एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, दिनेश चंद्र यादव। तो देखिए, जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार साथ आए, तो आपकी ताकत बढ़ गई। सत्ता से जो दूर थे, सत्ता से जो वंचित थे, आप सरकार में शामिल हो गए। आप भी शिक्षा मंत्री बन गए। शिक्षा मंत्री के रूप में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह सभी को पता है। शिक्षा विभाग का कोई मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, लोग जानते भी नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, यह सभी जानते हैं। के पाठक के साथ आपका क्या विवाद हुआ, यह भी सभी को पता है।
देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी पार्टी को या विपक्ष को मोदी से लड़ना आता ही नहीं है। मोदी अपराजय हैं, यह बात मैं नहीं मानता, लेकिन विपक्ष में लड़ने की ललक नहीं है, यह बात हम जरूर मानते हैं। आपकी पार्टी न मुद्दे को पकड़ पाती है, न मुद्दे को लेकर आगे बढ़ पाती है। मैं एक छोटी सी बात, इतिहास का स्मरण करा दूं आपको। आपको याद होगा, 414 सीटें जीतकर 414 राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और किस तरीके से वे अगले चुनाव में मात्र 197 सीटों पर, 197 सीटों पर सिमट गए थे। 414 सीटों का जनादेश अभी तक तो नरेंद्र मोदी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कैसे हारे, कैसे 197 पर सिमटे? आपकी तरह मंदिरों की बात नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा थामा था। तब न सोशल मीडिया था, न इस तरीके से टीवी चैनल्स थे। गूंज हुई बोफोर्स घोटाले की। जानते हैं, हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए, 1987 की बात है। जो बोफोर्स घोटाला था वह मात्र 64 करोड़ 64 करोड़ रुपीस का था। लेकिन 64 करोड़ के घोटाले के इस आरोप ने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस को इस तरीके से घेर लिया कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद ही हो गई अगले चुनाव में। तो इसके लिए क्या किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, मैं आपको स्मरण कराता हूं। यदि आप लड़ना चाहते हैं सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, तो बचिए। तो देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह 64 करोड़ के इस घोटाले, कितनी बड़ी राशि होती है भारत के बजट के हिसाब से। वे गांव गांव तक पहुंच गए थे। 1987 में यह मुद्दा उठना शुरू हुआ। 1988 में इलाहाबाद में एक उपचुनाव हो रहा था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स के इस मुद्दे को लेकर जन जन तक पहुंच रहे थे। मोटरसाइकिल से चले जाते थे, और जब गांव में पहुंचते थे तो बहुत लोगों की भीड़ नहीं होती थी। किसी पेड़ के छांव के नीचे वे और उनके साथ गए लोग जमा होते थे, फिर बातें शुरू होती थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे, जिसने राजीव गांधी को परास्त किया, कि देखिए, राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार आपकी जेब में सेंध लगा रही है, आपके घर में डाका डाल रही है। मैं जो कह रहा हूं, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इसे समझिएगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहना शुरू किया कि राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार बोफोर्स घोटाला कर आपकी जेब में सेंध लगा रही है, आपके घर में डाका डाल रही है। इसके बाद वे अपनी जेब से एक माचिस, दिया सलाई निकालते थे और कहते थे कि आप चाहे जितने भी गरीब हों, आपके घर में एक दिया सलाई तो है, एक माचिस तो है, और इस दिया सलाई और माचिस को आपने बाजार से खरीदा है। तब माचिस की कीमत कितनी होती थी, यह भी आपको पता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह समझाया करते थे, जानते हैं, जो यह माचिस आपने खरीदी है बाजार से, इस पर भी एक टैक्स लगा है, और यह टैक्स किसे प्राप्त होता है? यह टैक्स भारत सरकार को, राजीव गांधी की सरकार को प्राप्त होता है। और जानते हैं, इसी टैक्स की चोरी की जा रही है। आपने टैक्स किस बात के लिए दिया? जो माचिस आपने खरीदी, उसमें जो टैक्स की वसूली हुई, जो भारत सरकार को प्राप्त हुआ, वह टैक्स
कल्याणकारी योजनाओं के लिए था। भारतीय सेना को तोप खरीदने के लिए था, मिसाइल खरीदने के लिए था। लेकिन इसी पैसे में आपने जो दिया सलाई खरीद कर टैक्स, उसी पैसे में राजीव गांधी और कांग्रेस ने सेंध लगा दी और इसी पैसे से बोफोर्स की खरीदगी में रिश्वत दी गई। इस छोटी सी बात ने जन जन तक एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि राजीव गांधी अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। 414 सीटों पर जीतने वाली कांग्रेस 197 पर आ गई। तो आपको मुद्दों से मतलब नहीं है। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं, मैं अन्य विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ते। कभी मंदिर को टारगेट कर लेते हैं, कभी भगवान पर बोलना शुरू कर देते हैं, कभी जाति का कार्ड खेलते हैं। जब इंदिरा गांधी को चुनाव में कड़ा मुकाबला मिला था तो नारा लगा था, क्या नारा लगा था? इंदिरा तेरे शासन में कूड़ा बिक गया राशन में। तो चंद्रशेखर जी, फतेह बहादुर जी, अनीता देवी जी, ऐसे तमाम जो नेता हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि आपकी जो रणनीति है, जिस तरीके से आप भगवान को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में आप फिर से बिहार में आरजेडी को 0 पर आउट करा दें। ध्यान रखिएगा, यह बात नहीं है कि यादव भगवान को नहीं मानते हैं। हमने कहा ही ना, याद है ना, जब तेजस्वी यादव ने शादी की, अंतरधार्मिक शादी की, तब भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा हुई थी। मंदिरों को इस तरीके से निशाना मत बनाइए। भगवान के प्रति जिनकी आस्था है उन्हें चोट मत पहुंचाइए, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और राजद के भीतर अनुशासन लाना, नेताओं के बरबोलेपन पर रोक लगाना, क्या क्या ताने मारे गए नीतीश कुमार को, और तानों से ही तो आहत हुए हैं, जिसके कारण लोगों ने यह भविष्यवाणी शुरू कर दी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपने इन बरबोलेपन नेताओं को नहीं रोका, तो मैं फिर कह रहा हूं, बिहार विधानसभा के चुनाव में जब कभी हो, उसमें क्या होगा इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बड़ा नुकसान, और इतिहास याद रखिएगा कि 2019 में आपकी पार्टी 0 पर सिमट गई थी। बिहार में आपका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।